हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ऋण आयन विनिमय की। पिछले लेक्चर में अपन ने आयन विनिमय के बारे में पढ़ा और आयन विनिमय के दो प्रकार होते हैं, धन आयन विनिमय और ऋण आयन विनिमय। तो उसके बाद अपन ने ऋण आयन विनिमय के बारे में पढ़ लिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे धन आयन विनिमय के बारे में पढ़ लिया था, तो आज अपन पढ़ेंगे ऋण आयन विनिमय। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऋण आयन विनिमय के बारे में। ऋण आयन विनिमय, ये ऋण आयन जो विनिमय होता है, पहले तो अपन ये बात करें कि मृदा में कौन कौन से ऋण आयन पाए जाते हैं। मृदा में कौन कौन से ऋण आयन पाए जाते हैं? तो मृदा में ऋण आयन पाए जाते हैं, देखो SO4 माइनस Cl माइनस H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 और HCO3 माइनस। ये मृदा में क्या पाए जाते हैं? ऋण आयन पाए जाते हैं। तो अब बात करें कि ये जो ऋण आयन विनिमय होता है, इसे अपन अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल विनिमय भी कहते हैं। ऋण आयन विनिमय को अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मृदा होती है उसमें जो ऋण आयन पाए जाते हैं, उन ऋण आयनों में से ज्यादातर ऋण आयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऋण आयन विनिमय को अपन अम्ल विनिमय भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, मृदा में जो ऋण आयन पाए जाते हैं वो ज्यादातर ऋण आयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस कारण ऋण आयन विनिमय को अम्ल विनिमय भी कहते हैं। अब बात करें ऋण आयन विनिमय की, तो देखो मृदा का जो कण है उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। मृदा के कण पर नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है और ये जो ऋणात्मक आवेश है ये क्या करेगा? अपनी ओर धनायन को आकर्षित करेगा। किसको आकर्षित करेगा? धनायन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मृदा के कण पर ऋण आवेश होता है जो अपनी ओर धनायन को आकर्षित करेगा और इसकी सतह पर धनायन आकर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धनायन आकर अधिशोषित हो जाएंगे और मृदा के कण पर धनायनों की क्या बन जाएगी? परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परत। तो मृदा का जो कण होता है उस पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश हमेशा क्या करता है? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मृदा की जो सतह है उस पर धनायन आकर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे और एक धनायनों की क्या बन जाएगी? परत। अब मृदा की सतह पर कौन से आयन है? धनायन। तो अब ये क्या करेंगे? ऋण आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब किसको? ऋण आयनों को। तो ऋण आयन को मानो इन्होंने ये कौन सा ऋण आयन आकर अधिशोषित हो गया मृदा की सतह पर? SO4 माइनस। कौन सा ऋण आयन? SO4 माइनस ऋण आयन आकर अधिशोषित हो गया। फिर अपन ने मृदा में मानो NaCl डाला। क्या डाला? NaCl डाला। 2 NaCl डाला। कितना? 2 अणु लिए। अब 2 अणु NaCl के लिए अपन ने, तो क्या होगा कि जो मृदा का जो कण है उस पर ऋणावेश है, इसने अपनी ओर धनायन को आकर्षित किया था, जिससे मृदा के कण पर धनायनों की परत बन गई। धनायनों की परत बन गई और इसके ऊपर सल्फेट के 2 आयन आकर क्या हो गए? अधिशोषित हो गए। सल्फेट के आयन क्या हो गया? अधिशोषित हो गया और फिर अपन ने मृदा में 2 NaCl डाला। तो क्या होगा? ये जो 2 क्लोरीन के अणु है, सोडियम NaCl है, ये किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। तो क्लोरीन के कितने अणु है? 2। तो ये सल्फेट के आयन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन के अणु आ जाएंगे और सोडियम के साथ सल्फेट मिलकर सोडियम सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम
सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम सल्फेट बना लेता है। बात समझ आई? ऋण आयन विनिमय क्या होता है? देखो, जो मृदा का कण है उस पर ऋणावेश होता है तो वो अपनी ओर धनायनों को क्या करता है? आकर्षित करता है, और धनायन मृदा की जो सतह है उस पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं और धनायनों की क्या है? एक परत बन जाती है मृदा कण के ऊपर। तो फिर क्या होता है? जो धनायन है वो अपनी ओर ऋणावेश को आकर्षित करते हैं और मृदा के ऊपर सल्फेट का आयन आकर अधिशोषित हो जाता है। अब इस सल्फेट के आयन को प्रतिस्थापित करने के लिए अपन NaCl डालेंगे। अब जो NaCl डाला, इसके दो अणु लेंगे तो ये सोडियम प्लस और कैल्शियम माइनस आयन में टूट जाएगा, और ये जो कैल्शियम आयन है ये सल्फेट आयन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, और सल्फेट आयन की जगह मृदा कण पर जाकर क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। तो ये जो सल्फेट आयन है ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो देखो, ये अभिक्रिया भी रिवर्सिबल हो रही, आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर। तो क्या शब्द देंगे इसको? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरा, इसमें कौन से सजातीय आयनों का आदान प्रदान हो रहा है? ऋण आयनों का। कौन से आयनों का? ऋण आयनों का। और वही दो विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य, विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य होता है। लेकिन इसमें क्या है? एक परत मतलब किसकी उपस्थिति में होता है? ये परत मध्य में किसकी बन गई? धनायन की बन गई। किसकी बन गई? धनायनों की। तो अपन क्या कह सकते हैं? ऋण आयन विनिमय किसे कहते हैं? कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें सजातीय ऋणायनों का धनायन की उपस्थिति धनायनों की मध्यस्थता में दो विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? ऋण आयन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण आयन विनिमय। क्या परिभाषा होगी? एक बार फिर से देखना। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें सजातीय ऋणायनों का धनायनों की मध्यस्थता में दो विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? ऋण आयन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण आयन विनिमय। ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर अपन ऋण आयन विनिमय अपना कंप्लीट होता है, अब आगे अपन बात करेंगे मृदा बेस संतृप्त। मृदा बेस संतृप्तता प्रतिशत। मृदा बेस संतृप्तता प्रतिशत की बात करने वाले हैं। अब मृदा बेस संतृप्त प्रतिशतता क्या होती है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर S/T इंटू 100। V बराबर S/T इंटू 100। V बराबर क्या होता है? V का मतलब होता है बेस संतृप्त प्रतिशतता। बेस संतृप्त प्रतिशतता। S का मतलब होता है कुल विनिमय भस्म को बोलते हैं क्षार। कुल विनिमय क्षार। और T का मतलब होता है कुल धनायन विनिमय क्षमता। कुल धनायन विनिमय क्षमता। T का मतलब क्या होता है? कुल धनायन विनिमय क्षमता होता है। उसके बाद अब देखो मृदा
बेस संतृप्त प्रतिशतता अपन कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, देखिए कि जो मृदा है उसमें अपने धनायन पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। ये मृदा में धनायन पाए जाते हैं, ठीक है। और एक पाया जाता है एल्युमिनियम और एक पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। अब इन सब की जो कुल धनायन विनिमय क्षमता है CEC है, वो माना कि कितनी है? वो माना 30 है। कितनी है? 30 है। और अब जो कुल धनायन है इसमें से क्षारीय धनायन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ये कैसे है? क्षारीय है, क्षारीय धनायन है। तो इनकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो माना कि है, वो माना 5 है। कितनी है? 5 सेंटीमोल प्रति केजी। अब ये जो मृदा में जो कुल धनायन है, उन कुल धनायनों की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो माना कितनी है? 30। और मृदा में जो क्षारीय धनायन है उनके धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो इसको निकाल लो। V बराबर कुल क्षारीय भस्म कितने हैं? 5 और धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? 30 मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। तो 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 500। कितना? 500। डिवाइड कितने से करेंगे? 30 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 3 का भाग 50 में देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बच गए, 20 हो गए। तो 3 सिंह 18, फिर 2 बच गए, 3 सिंह 18, तो 16.66% आएगा। कितना आएगा? 16.66% आएगा। कितना आएगा भाई? 16.66% आएगा। क्या आएगा? भस्म विषय में 16.66% आएगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो कुल जो धनायन विनिमय क्षमता है मृदा की, कुल धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? 25। कितनी है? 25 है। अब कुल जो धनायन विनिमय क्षमता है वो है 25 और जो कुल क्षार है, कुल क्षार जो है वो है कुल क्षार विनिमय क्षार, वो कितने हैं? वो माना कि है 10। कितने हैं? 10। अब देखो तो कुल विनिमय भस्म कितने हैं? 10 और कुल धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? 25। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। तो 25 का इसमें 10 में इसको गुणा कर लो तो कितने हो गए? 1000। 100 गुणा 10 करेंगे कितना है? 1000। तो इसमें 25 का भाग दे दो। 25 है का 25 25 है वो 100। तो कितने प्रतिशत आ गई? 40% क्या आ गई? मृदा बेस संतृप्तता। तो 40% क्या हो गई? मृदा बेस संतृप्तता। और जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी मृदा प्रतिशत बेस संतृप्तता 50% से कम नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से? 80% से, सॉरी 80% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो मृदा क्या नहीं होगी? उपजाऊ। तो उपजाऊ मृदा की जो मृदा प्रतिशत बेस संतृप्तता होती है वो 80% से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।